नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शारदा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं 30 जुलाई की मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़। उसके पहले सबसे खास बात अगर हम बात करें तो 29 जुलाई को हमने वीडियो नहीं डाला था। उसके लिए 29 जुलाई के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसके ऊपर हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो देखिए 29 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो यहाँ पर, द बुक टाइटल्ड क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया इज रिटन बाई। इट मीन्स क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बुक का नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इस बुक को किसने लिखा है? तो ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है उर्जित पटेल, रघुराम गोविंद राजन, बिरल आचार्य और शक्तिकांत दास। क्लियर। अब यहाँ पर देखें इन चारों लोगों के नाम, तो उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, बिरल आचार्य डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं, शक्तिकांत दास करंट में आरबीआई के गवर्नर हैं और रघुराम गोविंद राजन भी फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं रह चुके हैं। क्लियर। अब ये जो बुक लिखी है ये लिखी है बिरल आचार्य ने। क्लियर। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? बिरल आचार्य के द्वारा। इस बुक में उन्होंने बताया है कि जब वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, साथ ही वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के भी चेयरमैन थे, तो किस तरह से उन्होंने वहाँ पर काम किया, अपनी स्पीच दी, अपनी रिसर्च उन्होंने किस तरह से की इकोनॉमी के ऊपर, वो सारी चीज़ें उन्होंने उस बुक में लिखी। इस बुक में उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि क्या कारण था उर्जित पटेल ने आरबीआई के गवर्नर की पोस्ट से अपने टेन्योर के पहले ही क्यों रिजाइन कर दिया। उसके पीछे जो रीज़न उन्होंने अपनी बुक में बताया है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो आरबीआई की ऑटोनॉमी को कमज़ोर करने की थी। उस मुद्दे को लेकर उर्जित पटेल ने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया था। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के ऊपर वो ये है कि इंटरनेशनल बाघ डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 28 जुलाई, 29 जुलाई, 31 जुलाई और 30 जुलाई। तो देखिए जो आंसर होगा इसका वो होगा 29 जुलाई। इंटरनेशनल जो बाघ डे है वो मनाया जाता है 29 जुलाई के दिन। क्लियर। और 28 जुलाई को कौन सा डे आता है? तो 28 जुलाई को आता है हेपेटाइटिस डे। क्लियर। हेपेटाइटिस डे आता है 28 जुलाई को। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि हमें ये तो पता चल रहा है कि बिरल आचार्य की बुक का नाम क्या है? क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। अगर हम बात करें उर्जित पटेल की, तो उर्जित पटेल की जो बुक है उन्होंने भी एक बुक लिखी थी कुछ दिनों पहले और उनकी बुक का नाम था ओवरड्राफ्ट, OVERDRAFT, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर हार्ड कवर। क्लियर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर हार्ड कवर। क्लियर। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर हार्ड कवर, ये बुक जो लिखी है ये लिखी है उर्जित पटेल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो ये है कि रिसेंटली एफडीआई जो नॉर्म्स हैं, रिसेंटली द एफडीआई नॉर्म्स वर चेंज इन सिविल एविएशन। सो अकॉर्डिंग टू न्यू नॉर्म्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टेक कैन बी बाई एनआरआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट। तो हाल ही में नागरिक उड्डयन में एफडीआई मानदंड बदले गए थे ताकि नए मानदंडों के अनुसार स्वचालित मार्ग के माध्यम से एनआरआई द्वारा कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है। इट मीन्स एफडीआई में एनआरआई लोग अब जो है किस सेक्टर में, सिविल एविएशन सेक्टर में कितने परसेंटेज तक की हिस्सेदारी को बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये जो चेंज हुआ है और अब जो नया नॉर्म आया है उसके अनुसार यहाँ पर 100% तक के स्टेक एनआरआई लोग डायरेक्ट रूट से परचेस कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, पीएम मोदी अनवेल्स न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग फॉर विच कंट्री। पीएम मोदी ने किस देश के लिए सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है यहाँ पर क्रोएशिया, नेपाल, भूटान और मॉरिशस। क्लियर। तो ये जो नई सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग हाल ही में पीएम मोदी ने अनवेल की है, उद्घाटन किया है, वो किया है मॉरिशस के लिए। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? देखिए इंडोनेशिया अपनी राजधानी चेंज कर रहा है, कुछ दिनों में उनकी जो कैपिटल है वो चेंज हो जाएगी। खैर, प्रेजेंट में जो कैपिटल है इंडोनेशिया की वो है जकार्ता। क्लियर। यहाँ पे जो ऑप्शन है मनीला जो कैपिटल है वो फिलीपींस की है, थिम्पू
भूटान की और नायपीताप म्यांमार की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ AIIB? इट मीन्स एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इट मीन्स AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? क्लियर। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बैंक की हम बात करें तो इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है, देखिए ऑप्शन है संघाई, बुसान, बीजिंग या सोची। तो अगर हम बात करें इस बैंक के हेडक्वार्टर की, तो वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, अगेन यहाँ पर एक बुक है जिसका नाम है द इंडियन बे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। क्लियर। द इंडियन बे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड इज रिटन बाई। तो द इंडियन बे स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अगर हम देखें इस बुक के बारे में, ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, जी किशन रेड्डी, एस जयशंकर और राजनाथ सिंह। ये चारों ही लोग जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा भारत के जो करंट में फॉरेन मिनिस्टर है, इट मीन्स एस जयशंकर। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है 30 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर की न्यूज़ है उसके बारे में। तो देखिएगा, जो पहली न्यूज़ है यहाँ पर वो ये है, HRD मिनिस्ट्री टू बी रिनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इट मीन्स जो HRD डिपार्टमेंट हमारा था इतने दिनों से, जो हम HRD मंत्रालय बोलते थे, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो HRD जो डिपार्टमेंट है उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। क्लियर। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी किसी न्यूज़ में बताया था कि शिक्षा मंत्रालय को हम HRD मंत्रालय या HRD मिनिस्ट्री कहते हैं। तो बेसिकली अब उसका नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यूनियन कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू रिनेम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर। तो केंद्रीय कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला किया है। अगर वर्तमान में बात की जाए कि HRD मिनिस्ट्री में कौन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। क्लियर। तो रमेश पोखरियाल निशंक इस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कमान संभाल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो अगली जो न्यूज़ है यहाँ पर वो ये है, इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी आदित्य बेक्ड ग्लोबल ओनर। यानी भारत की जो पहली सौर संचालित नौका है, जो नाव है जिसका नाम था आदित्य, उसे बेसविक या ग्लोबल ऑनर बेसविक सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्लियर। तो भारत की फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी का मतलब होता है नौका, उसको एक ग्लोबल सम्मान मिला है, ग्लोबल प्राइज मिला। देखिएगा यहाँ पर, इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी आदित्य has bagged the prestigious Gustav Trube Award for excellence in electric boats and boating। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रबे अवार्ड जीता है। क्लियर। इट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट इलेक्ट्रिक बोट इन द कैटेगरी ऑफ फेरीज डिजाइन फॉर पेड पैसेंजर सर्विस। क्लियर। या पेड पैसेंजर सर्विस के लिए तैयार की गई फेरी की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसको मंजूरी दे दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक जो हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम चलता था उसमें कई सारे चेंजेस आ गए हैं, कई सारी नई नई चीज़ें उसमें ऐड हो गई है। तो वो सब कुछ हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, वैसे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े उसके प्रोविजंस हैं, कई सारे उसमें प्रोविजंस हैं, उसके ऊपर हम सेपरेटली कभी बात करेंगे। फिलहाल हम ये देख लेते हैं यहाँ पर कि यूनियन कैबिनेट हैज गिवन अप्रूवल to the new national education policy which was proposed in the union budget 2020। तो ये जो नीति है, ये जो पॉलिसी है, ये बजट 2020 में प्रस्तावित की गई थी। इस पॉलिसी के जरिए क्या होगा कि जो कॉलेज स्तर पर और स्कूल स्तर पर जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें कई सारे भारी बदलाव किए जाएंगे। इट विल रिप्लेस 34 ईयर ओल्ड एजुकेशन सिस्टम। तो अगर हम बात करें, हमारी पहले जो पॉलिसी थी वो 1986 में आई थी, तो अब 1986 के बाद 2020 में आई है, यानी कि 34 ईयर के बाद हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी बड़े बड़े बदलाव इस पॉलिसी के बाद देखे जाएंगे। क्लियर। NEP 2020 अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उसके लिए जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के चेयरमैन इसरो के
पूर्व चीफ थे, पूर्व हेड थे, जिनका नाम था के कस्तूरी रंगन। क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। तो अगली जो न्यूज है यहाँ पर वो ये है, यहाँ पर जो न्यूज है वो उड़ीसा की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट के बारे में है, जिनका नाम है अर्चना सोरांग। अर्चना सोरांग नेम्ड फॉर यूएन चीफ यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन द क्लाइमेट चेंज। इट मीन्स अर्चना सोरांग को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सलाहकार के रूप में चुना गया है। तो यूनाइटेड नेशन का एक ग्रुप होता है, यूनाइटेड नेशन ने अलग से एक समूह बनाया है जिसका नाम है यूएन चीफ ऑफ यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें टोटल 6 या 7 मेंबर होते हैं, 7 मेंबर होते हैं। उसमें इंडिया की ओर से या इंडिया की इस एक्टिविस्ट को शामिल किया गया है। क्लियर, तो आप लोग देखिए क्वेश्चन, इंडियन एक्टिविस्ट अर्चना सोरांग हैज बीन नेम्ड बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरास फॉर हिज न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज। तो भारतीय कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरास ने जलवायु परिवर्तन पर अपने नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। द न्यू एडवाइजरी ग्रुप हैव 7 यंग क्लाइमेट लीडर्स एज्ड बिटवीन 18 to 28 years from around the world and will provide perspective and solution to tackle the worst going climate crisis। नए सलाहकार समूह में दुनिया भर के 18 से 28 वर्ष के बीच के 7 युवा जलवायु नेता हैं और बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए दृष्टिकोण और समाधान प्रदान करेंगे। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर जो अगली न्यूज है वो है ये वाली कि वरुण श्रीधर अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ पेमेंट मनी। तो पेमेंट मनी की अगर हम बात करें, सॉरी पेमेंट नहीं, पेटीएम मनी की अगर हम बात करें तो वहां पर सीईओ की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है वरुण श्रीधर को। क्लियर, वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया। इस न्यूज को और थोड़ा सा देख लेते हैं। वरुण श्रीधर हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम मनी विच इज एन इन्वेस्टमेंट वेल्थ मैनेजमेंट सब्सिडियरी ऑफ पेटीएम। जो पेटीएम की ही एक सब्सिडियरी है। अगर पेटीएम के फाउंडर की बात की जाए तो वो है विजय शेखर शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूज़ यहाँ पर कंप्लीट होती है, इसमें कोई खास बात नहीं थी। सिर्फ पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया था विजय शेखर को अपॉइंट किया गया था। किसको अपॉइंट किया गया था? वरुण श्रीधर को। विजय शेखर पेटीएम के हेड हैं, जो फाउंडर हैं वो हैं। ठीक है, यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो अगली जो न्यूज़ है वो ये है, यहाँ पर एक पर्सन है हिचमे मेचीची बिकम्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, वो है हिचमे मेचीची। क्लियर, अब देखिएगा यहाँ पर अब इसमें जो बस इतनी बात हमको ध्यान रखना है कि हिचमे मेचीची 47 ईयर ओल्ड हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया। क्लियर, अगर आप बाकी बात की जाए ट्यूनीशिया की, तो ट्यूनीशिया की जो कैपिटल है वो है दिनार और ट्यूनीशिया की जो कैपिटल है वो है ट्यूनिस। ठीक है, नक्शे पे देख लेते हैं हम इस कंट्री को। इस कंट्री की अगर हम बात करें तो हम इसकी जो नक्शे पे पोजीशन है वो ये है, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इस पोजीशन पर जो कंट्री आप लोगों को दिख रही है यहाँ पर, ये जो देश है ये है ट्यूनीशिया। क्लियर, इसकी कैपिटल है ट्यूनिस। आजू बाजू आसपास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। क्लियर, यहाँ पे है मोरक्को और इस तरह से कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर जो वाटर बॉडी आप लोग दिख रही है, ये है भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी। इसके अलावा ये है रेड सी, ये है अरेबियन सी, ये है ये है कैस्पियन सी, ये है ब्लैक सी। बाकी आप लोगों को पता है ये है बे ऑफ बंगाल, ये है इंडियन ओशियन, यहाँ पर ये है नॉर्थ चाइना सी, ये है साउथ चाइना सी जो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, और ये है पैसिफिक ओशियन। क्लियर, यहाँ पर ये जो ओशियन है ये है अटलांटिक ओशियन। तो आप लोगों को चीज़ें नक्शे से पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। अगली जो न्यूज़ है वो भी सिंपल सी बात है कि अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक अभियान शुरू किया गया है भारतीय एक्सा के द्वारा। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस अनवेल्स बहुत जरूरी है कैंपेन। तो एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है बहुत जरूरी है। क्लियर, तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने बहुत जरूरी है अभियान का शुभारंभ किया। ठीक है, अब इस न्यूज़ को देख लेते हैं हम क्या बात है इसमें, ये किस चीज़ के इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस हैज रोल्ड आउट क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन
टाइटल्ड बहुत जरूरी है फॉर फार्मर्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका प्रोवाइडिंग द यील्ड प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने महाराष्ट्र के कुछ जिले और कर्नाटक के कुछ जिले में किसानों के लिए बहुत जरूरी है शीर्षक से फसल बीमा अभियान शुरू किया है, जो उन्हें उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। क्लियर? इसके माध्यम से जो है उपज सुरक्षा यानी कि जो फसल बोई है उसकी सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। क्लियर होगी बात? दिस इंश्योरेंस विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर। ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है 3 साल के लिए वैलिड होगी। एंड विल बी इंश्योर्ड विद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्लियर? यह 3 साल की अवधि के लिए वैध होगा। प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के साथ बीमा किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो अगली जो न्यूज़ है वो डीआरडीओ से रिलेटेड है। डीआरडीओ ने भी एक अभियान शुरू किया है। डीआरडीओ लॉन्च इनोवेशन कॉन्टेस्ट, एक प्रकार का कॉन्टेस्ट है, प्रतियोगिता है, डेयर टू ड्रीम 2.0। क्लियर? तो डीआरडीओ ने डेयर टू ड्रीम 2.0 एक जो कॉन्टेस्ट है वो शुरू किया। देखिए डीआरडीओ अगर कोई कॉन्टेस्ट शुरू कर रहा है तो किस से रिलेटेड होगी, क्या हम सोचेंगे क्या कर रहा होगा उस कॉन्टेस्ट में। बेसिकली इनोवेशन से रिलेटेड है। तो लोगों को बुलाया गया है प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसमें ग्रुप भी हो सकते हैं, कोई स्टार्टअप्स भी हो सकते हैं और इंडिविजुअली भी हो सकते हैं, जिसमें उनको ये करना है कि किस तरह से उन्होंने कोई डिवाइस बनाई है, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं जो डिफेंस के लिए जरूरी हैं या डिफेंस के लिए अच्छे इक्विपमेंट साबित हो सकते हैं। इस प्रकार के का कॉन्टेस्ट उन्होंने शुरू किया। इसमें कुछ प्राइज भी है, कुछ अवार्ड भी है। अगर आपने कुछ अच्छा बनाया है, स्टार्टअप्स के लिए कुछ अमाउंट तय किया है, और अगर कोई इंडिविजुअल लेकर गया है तो उसके लिए कुछ जो है प्राइज यहाँ पर तय किया है। क्लियर? तो डीआरडीओ आपको समझना है कि न्यूज़ जो है उस अगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है। देखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कॉन्टेस्ट डेयर टू ड्रीम 2.0। इट मीन्स ये दूसरा वाला है। ऑन द फिफ्थ डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की 5th डेथ एनिवर्सरी के दिन शुरू किया गया है। प्रोग्राम का नाम है डेयर टू ड्रीम 2.0 कैंपेन। क्लियर? द कॉन्टेस्ट इज ओपन चैलेंज टू इनकरेज इंडिविजुअल एंड स्टार्टअप्स फॉर इनोवेशन इन डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी फॉर आवर नेशन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को की 5वीं पुण्यतिथि पर डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता हमारे राष्ट्र की रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए व्यक्तियों और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक खुली चुनौती है। क्लियर? अब डीआरडीओ के जो चेयरमैन है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। अभी जो डीआरडीओ के चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी। ठीक है, तो अगर ये जो सेशन है वो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद अगला सेशन हम लेकर आएंगे कल की न्यूज़ के लिए। आपको सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।